हम लोग का सेक्शन नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ था। अभी हम लोग को सर्कुलर स्टार्ट करना है। ओके, सेक्शन नंबर 8 लास्ट जो हम लोगों ने किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई करके रिवाइज अपना हम लोगों ने पढ़ा था। कंपोजिट सप्लाई मतलब कि टू और मोर सप्लाईज विच आर सप्लाइड टुगेदर, ओके, विच आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री प्रैक्टिस रहता है कि रेगुलरली हम लोग ऐसा ही एक बंडल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे प्लेन का एग्जांपल लिया था, खाना पीना मिलता है। लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, साथ में बैग मिलता है। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रिंसिपल कंपोज सप्लाई मानेंगे। और जीएसटी का रेट कौन सा लगाएंगे? प्रिंसिपल सप्लाई का। और अगर कोई ट्रांजेक्शन कंपोजिट नहीं रहा, ओके, एंड इट इज सप्लाइड एट अ सिंगल प्राइस, देन इट विल बी कॉल्ड एज मिक्स सप्लाई। एंड मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगाएंगे? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया? और अगर कोई ट्रांजेक्शन कंपोजिट भी नहीं है, मिक्स्ड भी नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे? सेपरेट सप्लाई मानेंगे। समझ में आया पॉइंट? और सेपरेट सप्लाईज में कौन सा रेट लगेगा? सेपरेट रेट लगेगा, मतलब जो भी गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका रिस्पेक्टिव रेट लगेगा। यहां तक समझा है क्या? Okay. अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर्स? सर्कुलर मतलब क्या? ओके, ओके, और कुछ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर? तुम लोगों ने इनकम टैक्स में भी सुना रहेगा सर्कुलर, कंपनी लॉ में भी सुना रहेगा सर्कुलर, नोटिफिकेशन सुना है कभी? सर्कुलर सुना है कभी? क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्या रहता है ये सब? अच्छा, हाँ, सर्कुलर, हाँ। अनाउंसमेंट, ओके, ठीक है। और कोई? क्या क्या, जोर से बोलो। ओके, अनाउंसमेंट, ठीक है। सुनो, अभी अभी कोई भी लॉ हम लोग अगर पढ़ रहे, इनकम टैक्स लॉ या तो जीएसटी लॉ या तो कंपनी लॉ, तो कोई भी लॉ में देर आर वेरियस पार्ट्स। ओके, अलग अलग चीजें मिलके एक लॉ बनता है। ओके, तो लॉ बनने के लिए सबसे पहले अपने पास एक्ट चाहिए। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। ओके, नोटिफिकेशंस रहेगा, सर्कुलर्स रहेगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रहेगा, दैट इज केस लॉस बेसिकली। ओके, तो ये सब मिलके क्या बनता है? लॉ बनता है कभी भी। एनी लॉ, कोई भी लॉ बनने के लिए क्या चाहिए? ये सब चीज होना चाहिए। एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड केस लॉस। अभी केस लॉस ऐसा जबरदस्ती नहीं कि होना ही चाहिए, बट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कभी भी असेसी का इंटरप्रिटेशन और डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों सेम नहीं रहेगा। असेसी क्या बोलेगा? टैक्स नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? टैक्स लगेगा। तो कौन राइट है वो कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग सब डिसाइड करेंगे ना। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, so let us understand what is the meaning of each and every part of this law. What is the difference between act and rules? एक्ट और रूल्स में क्या फर्क रहेगा? ओके, एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस रहेगा? आपने पहले लेक्चर अटेंड किया है, इसके लिए आपको नहीं पूछा। ओके, एक्ट एंड रूल, अभी एक्ट और रूल तो सुना ही रहेगा ना कभी तो। इनकम टैक्स रूल्स रहता है, कंपनी लॉ में भी रूल्स रहता है। अच्छा, ओके, ओके, गुड। और बोलो थोड़ा, तुम लोग सीए बन रहे, तुम लोग को टैक्स लॉ के बारे में मालूम होना, कोई भी लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। ट्राई करो।
सॉरी मत बोलो, चलो बोलो। एक्ट और रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सुनो, ओके, एक्ट हम लोग को बोल रहा है हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके, एक्ट क्या हम लोग को बोलता है, क्या करना चाहिए। ओके, हिंदी राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करना चाहिए ऐसा एक्ट बोल रहा है, और रूल्स हम लोग को बोल रहा है कैसे करना चाहिए। ओके, एक्ट हम लोग को क्या बोलता है, क्या करना चाहिए, और रूल्स हम लोग को क्या बोलता है, कैसे करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल नो पार्किंग में गाड़ी लगाया, ओके, तो टो हो जाएगा। सो दिस इज एक्ट, कि हम लोग नो पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे तो टो हो जाएगा। लेकिन टो होने का कुछ प्रोसीजर होगा। समझो वो टोइंग वैन आएगा, ओके, 3 बार अनाउंस करेगा कि गाड़ी किसका है, और बाद में फिर अगर कोई नहीं आया तो वो क्या करेगा, गाड़ी लेके जाएगा, चौक से मार्क करेगा, बारिश का सीजन रहेगा तो भी। ओके, चौक से मार्क करेगा और उधर लिखेगा आरटीओ। ओके, अपनी गंदी हैंड राइटिंग। ओके, वो पीटीओ दिखता है कभी कभी। ठीक है, तो वो आरटीओ करके लिखते हैं, मतलब ये गाड़ी आरटीओ में है। तो अभी उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, जिसका भी गाड़ी है वो आरटीओ में जाएगा छुड़ाने को। ओके, और वहां पर अपना लाइसेंस बताएगा, गाड़ी के पेपर बताएगा, इंश्योरेंस, पीयूसी, वॉट एवर सब डॉक्यूमेंट वहां पर बताएगा, और फिर उसको छुड़ा के लेके, मतलब फाइन भर के फिर छुड़ा के लेके जाएगा। सो दिस इज रूल्स, जिसमें क्या बताया गया कि आपको गाड़ी छुड़ाना कैसे। ओके, गाड़ी को नो पार्किंग में से उठाना कैसे। ओके, ये रूल्स ने बताया, लेकिन एक्ट ने क्या बताया। ओके, खाली बोल दिया कि नो पार्किंग में लगाया तो गलत है। ओके, टो हो जाएगा बस। समझ में आ रहा है पॉइंट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर। अब बोलो, नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या फर्क? सुना तो है क्या पहले कभी? सुना है, ओके सुनो, अभी अच्छे से सुनना। देखो, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। अब नोटिफिकेशन जो रहता है, इसका काम रहता है टू अमेंड द लॉ। काम क्या रहता है इसका? टू अमेंड द लॉ, मतलब लॉ को चेंज करने का काम नोटिफिकेशन करता है। ओके, टू अमेंड द लॉ। लेकिन सर्कुलर का काम रहता है टू क्लैरिफाई द लॉ। ओके, लॉ को ये लोग क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करना मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था लॉ, ओके, कैसे इसको इंटरप्रिट करे, तो गवर्नमेंट क्या इशू करेगा, सर्कुलर इशू करेगा। आ रहा है कुछ समझ में? सर्कुलर इशू करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर का, लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, एग्जांपल समझो कि लेक्चर खत्म करने को मेरे को टाइम दिया गया है 80 आवर्स। ओके, समझो कि मैंने 90 आवर्स लिया सिखाने को, तो क्लासेस क्या करेगा, समझो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा। एग्जाम्पल है, क्लास क्या लगाएगा मेरे ऊपर, पेनल्टी। अब वो पेनल्टी जो मुझको मिले, मुझको पे करनी पड़ेगी क्लास को। ओके, क्लास को मुझे पे करनी, वेदर क्लास शुड बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन दैट पेनल्टी और नॉट, वो हम लोग समझ रहे हैं अभी। देखो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना कुछ। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए पैसा मिलेगा तो कंसीडरेशन। अब यहां पर अगर समझो मैंने ज्यादा सिखाया, लेट सिखाया, मेरे को लेट मतलब ज्यादा सिखाने का पैसा तो नहीं मिल रहा है। ओके, बट मेरे को उल्टा देना पड़ रहा है, तो क्लासेस को क्या जीएसटी भरना पड़ेगा इसके ऊपर कि नहीं भरना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? तो अभी एक क्वेश्चन जो है ना, ये लॉ में क्लैरिफिकेशन हम लोग मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, कि वेदर इसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या इश्यू करेगा, सर्कुलर। सबको समझाया पॉइंट? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट?
समझो गवर्नमेंट को जीएसटी का रेट चेंज करना है, क्या इशू करेगा? नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट को शेड्यूल 3 के अंदर जो नोटा सप्लाई करके हमने पढ़ा था उसमें एक पॉइंट को ऐड करना है, क्या इशू करेगा? नोटिफिकेशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? गवर्नमेंट को समझो कोई ट्रांजेक्शन को समझाना है कि इसके ऊपर आरसीएम कैसे लगेगा, सर्कुलर। आ रहा है समझ में डिफरेंस? सो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर क्लियर है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय गवर्नमेंट, इशूड बाय गवर्नमेंट। सीजीएसटी रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट। एंड सर्कुलर्स आर इशूड बाय बोर्ड, इशूड बाय बोर्ड। बोर्ड मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक बोर्ड है। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस का इट इज सीबीडीटी, ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक बोर्ड है सीबीआईसी, ओके, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सर्कुलर्स कभी भी गवर्नमेंट इशू नहीं करता, कौन इशू करेगा? बोर्ड इशू करेगा। अभी बोर्ड को बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली इशू नहीं कर रहा है, कौन इशू कर रहा है? बोर्ड इशू कर रहा है। ठीक है। नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन assessee एज वेल एज डिपार्टमेंट। मतलब अगर समझो कि रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया तो ये किसके ऊपर लागू होगा? तो ये किसके ऊपर लागू होगा? बोलो। एवरीवन, क्या लिखा है पढ़ो इधर। हाँ, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा? देखो क्या लिखा है, असेसी एज वेल एज डिपार्टमेंट। ओके, दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब समझो जीएसटी का रेट ये लोगों ने चेंज किया, ओके, तो ये किसको फॉलो करना पड़ेगा? हम लोगों को भी और ऑफिसर्स को भी। ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को। अभी लेकिन सर्कुलर के बारे में थोड़ा अलग बातें लिखा हुआ है। ओके, सर्कुलर के बारे में क्या लिखा है देखो। तुम लोग के हिसाब से क्या लग रहा है किसके ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए? देखो, असेसी जो है ना वो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मेरे को ये प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक्सप्लेन करो। तो ये किसके ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए? किसके ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए बोलो? डिपार्टमेंट के ऊपर कि हमारे ऊपर? ओके, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। मांगते हम लोग, बट बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। ओके, ये आधे लोगों को मालूम ही नहीं रहता ये पॉइंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकली बहुत काम आता है। ओके, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट। ये सब लर्निंग तुम लोग को लाइफ में काम आएगा, इंटर में काम नहीं आएगा। ये सब लाइफ में काम आएगा। जब भी तुम लोग केस लड़ोगे ना किसी का, तभी तुम लोग को काम आएगा कि अच्छा, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, मतलब ऑफिसर जो मुझसे मांग रहा है पैसे एज पर दिस सर्कुलर, वो मेरे ऊपर बाइंडिंग ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कुलर में लिखा है तो ऑफिसर हमको क्या बोलता है कि टैक्स भरो, सर्कुलर में लिखा है। हम लोग उसको क्या चैलेंज करेंगे? सर्कुलर मेरे लिए नहीं है, सर्कुलर तुम्हारे लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन क्लियर? ओके, तो सर्कुलर सर बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट। इसका रीजन क्या है वो समझते हैं पहले। सर्कुलर का काम क्या है? टू क्लैरिफाई द लॉ। ओके, उसको लॉ बनाने का काम नहीं है, उसको क्या काम है?
टू क्लैरिफाई द लॉ। ओके, मतलब वो लोग लॉ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब देखो, लॉ का क्लैरिफिकेशन मांगा किसने? असिसी ने मांगा। ओके, पर बाइंडिंग किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं लेमैन लैंग्वेज में, तो तुम लोगों को समझ में आएगा ये ऐसा क्यों है। अब मान के चलो कि मैडम जो इधर बैठी है, ओके, वो स्टाफ जो है, एंड उसके ऊपर श्वेता मैम है, बराबर। अभी श्वेता मैम समझो कि डिपार्टमेंट है। ओके, अभी तुम लोगों ने मैडम को रिक्वेस्ट किया, श्वेता मैम को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करना चाहिए, आप शेड्यूल बताओ। ओके, ऐसा मैडम को रिक्वेस्ट किया। अब मैडम ने बोला कि सुबह 7 बजे उठना चाहिए, तो उन्होंने पूरा शेड्यूल बना के दिया, सुबह 7 से 10 तक पढ़ो, फिर एक आधा घंटा ब्रेक लो, ओके, फिर वापस पढ़ो, ओके, फिर लंच ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ो, फिर ब्रेक लो, मतलब ऐसा पूरा शेड्यूल बना के दिया। अभी तुम लोगों ने मांगा इसलिए शेड्यूल बना के दिया। अभी तुम लोग में से कुछ लोग रात को पढ़ने वाले होंगे, नाइट स्टडी वाले, उन लोग ये शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे क्या? नहीं फॉलो कर। मतलब मांगा किसने? तुम लोगों ने। पर तुम लोग फॉलो करोगे क्या? हो सकता है करो फॉलो, हो सकता है नहीं भी करो। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी समझो क्लास का टाइम बीच में है, अभी क्लास का टाइम जो है वो 1 से 9 है एग्जाम्पल, या 1 से 8। ओके, क्लास का टाइम है, ठीक है। अभी क्लास का टाइमिंग जो रहेगा 1 to 8। अभी मैडम ने तुम लोग को शेड्यूल दिया सुबह 7 बजे उठना है, ओके, उसके बाद फिर 12 तक पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो जो मैडम ने शेड्यूल दिया है उस हिसाब से, ओके, जो मैडम बैठी है उनको टाइम टेबल सेट करना है। पॉइंट समझा क्या किया? मतलब मैडम ने जो तुम लोग को एडवाइस दिया ना, वो एडवाइस के बेसिस पे स्टाफ को क्या करना पड़ रहा है? टाइम टेबल सेट करना पड़ रहा है। मतलब ये जो एडवाइजरी है, ओके, वो किसके ऊपर लागू हुआ? एक्चुअल में लागू उनके ऊपर हुआ। पॉइंट समझा क्या? मतलब ये शेड्यूल में तुमको लेक्चर फिट करना है, ओके, लेकिन तुम लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मत करो। तुम लोग सुबह मत उठो, ओके, रात को पढ़ो। आ रहा है कुछ समझ में? तो सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, वही फॉलो करना है, क्योंकि उनका हेड बोल रहा है ऐसा ऐसा फॉलो करना है। ओके, असेसी मे नॉट फॉलो, असेसी अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको नोटिस आएगा। ओके, नोटिस में वो लिखेगा ऑफिसर कि तुम लोग ने टैक्स नहीं भरा है। ओके, ऐसा ऐसा लिखेगा। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग के हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है इसीलिए नहीं भरा। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं हमारे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है। फिर ये लोग किधर जाएंगे डिस्प्यूट लड़ने को? हायर अथॉरिटीज, जीएसटी, एटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ऐसे लड़ने जाते हैं फिर। समझ में आ रहा है क्या? तो सर्कुलर्स का मीनिंग समझ में आया? ये दोनों क्लियर है सब लोग को अभी? तो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर समझा। उसके बाद केस लॉस। अभी तो सिलेबस में नहीं है केस लॉस। ओके, केस लॉस जो है, ओके, वो सिलेबस में नहीं है अभी। इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है एट प्रेजेंट। बट शायद तुम लोग फाइनल में आओगे तब तक रहेगा, क्योंकि जीएसटी एटी जो है वो अभी अभी सेट हुआ है। तो आने वाले 1-2 साल में केस लॉस ज्यादा आएंगे तो तब रहेगा। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मीन्स केस लॉस। अभी केस लॉ बनते क्यों है? क्योंकि ऑफिसर कुछ अलग इंटरप्रिट करता है और हम लोग कुछ अलग इंटरप्रिट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए केस लॉ बनता है। वही केस लॉ का नाम कभी ऐसा सुना है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एबीसी। ओके, इसका क्या मीनिंग रहता है? ओके, वेरी गुड, यस। देखो, यूनियन ऑफ इंडिया इज अपीलेंट। ये अपीलेंट होता है, मतलब ये केस कर रहा है। ओके, किसके सामने केस कर रहा है? एबीसी के सामने। तो एबीसी को बोला जाता है रिस्पोंडेंट। कभी कभी नाम उल्टा भी मिलेगा तुम लोग। अभी समझो कि इस तरीके से ये लोग हाई कोर्ट में गए थे। अभी हाई कोर्ट ने एबीसी के फेवर में, सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में दे दिया। एग्जाम्पल, इनके फेवर में आ गया। अभी इसके ऊपर अपील जाएगा ना, तो उसका नाम क्या रहेगा मालूम है? एबीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, हाईकोर्ट में गए थे तो यूआई वर्सेस एबीसी था, और हाईकोर्ट ने किसके फेवर में दिया? यूनियन ऑफ इंडिया के।
अब यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में आ गया तो अपील अभी कौन करेगा? एबीसी करेगा। और ऊपर तो अभी ये नया केस लॉ का नाम क्या बनेगा? एबीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो केस लॉ का नाम में भी मालूम पड़ता है कि किसने केस किया है, किसके सामने किया है, और उसके नीचे किसके फेवर में आया रहेगा। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर्स। हेलो, सबसे पहला सर्कुलर, सर्विसिंग ऑफ कार। सबसे पहला सर्कुलर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सर्विसिंग ऑफ कार। अभी ये सर्कुलर का मेन पर्पज है कि जीएसटी का रेट कौन सा लगना चाहिए। ओके, ये मेन पर्पज रहेगा इस सर्कुलर का। अभी समझो कि हम लोग कार का रिपेयरिंग वगैरह करवाने जा रहे हैं गैरेज में। ओके, तो हम लोग तो खाली समझो टायर चेंज करवाने गए थे, पर जो गैरेज वाला है ओके वो क्या करेगा? वो अपने को और चार ऐसा नुक्स बताएगा कि जो अपने को मालूम भी नहीं है, और सच में जरूरत है कि नहीं वो भी अपने को समझ में नहीं आता है। वो बोलता है कि ऐसा ऐसा करो। ओके, आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल है, क्लच प्लेट गया है। ओके, ऐसा दुनिया भर का एक लिस्ट बना देगा लंबा चौड़ा, और हम लोग को करवाना ही पड़ता है फिर वो, क्योंकि अपने को तो मालूम नहीं है ना गाड़ी का अंदर का क्या है। तो मान के चलो हम लोग तो टायर चेंज करवाने गए थे, टायर तो चेंज करके मिलेगा अपने को। उसके साथ उसने बोला क्लच प्लेट भी गया है आपका। ओके, आपका ब्रेक भी गया हुआ है। ओके, आपकी गाड़ी का मिरर भी लगा दो नया। ओके, और क्या एक बोलो फटाफट। हाँ, इंजन ऑयल चेंज कर दो। ओके, बहुत काला हो गया इंजन ऑयल। गाड़ी भी चेंज। हाँ। ओके, तो ये पांच चीज हम लोग को चेंज करने बोल रहा है और वो खुद ही करके देगा चेंज। ओके, और ये चेंज करने के लिए उसका जो इनकम है इट इज सर्विस चार्जेस। ओके, सर्विसिंग का जो भी चार्ज लेगा, ओके सर्विसिंग, वो उसका मेन इनकम है। ये सब जो रहेगा ना, ये सब ये उसका कॉस्ट है, और ये कॉस्ट अपने से रिकवर करेगा। अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। ओके, जितने में खरीद रहा है उतने में ही अपने से ले रहा है ऐसा मान के चलेंगे। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें भी मार्जिन रखते हैं। समझो टायर वो खरीदेगा 10,000 में, अपने को बोलेगा 12,000 का हुआ। बराबर कि नहीं? तुम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया ऐसा कभी? कुछ रिप्लेस करने का रहेगा, बैटरी स्पेशली। ओके, तो अपने को बोलेगा ये 1200 का बैटरी है, और असली में उसको मिलेगा 1000 में। ओके, तो 200 रुपया वैसे ही प्रॉफिट कमा रहा है वो, और उसको लगाने का सर्विस चार्ज अलग कमाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, अभी समझो टायर जो हो रहा है, टायर का जो प्राइस हो रहा है वो 15,000 का टायर्स है। इसके ऊपर जीएसटी का रेट 28% है। क्लच समझो 2,000 का क्लच हुआ, इस पे 18% जीएसटी है। ब्रेक 3,000 का हुआ, 18% जीएसटी। मिरर समझो 500 रुपए के, 12% जीएसटी। इंजन ऑयल 1,000 रुपए का, 28% जीएसटी। ओके, ये सब जो यहाँ पर कॉस्ट लिखा है ना, ये कॉस्ट उसका परचेस कॉस्ट है। मतलब गैरेज वाला क्या करेगा, ये सब चीजें खरीदेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये सब चीजें खरीदेगा और वो लगा के देगा अपने को, रिप्लेसमेंट करके देगा। उसके लिए वो चार्ज ले रहा है अपने से 2,000 रुपये। कितना ले रहा है? 2,000। ओके, ये जो सर्विस चार्जेस है, सर्विस के ऊपर कितना रेट रहता है जीएसटी का? 18%। ओके,
अभी टोटल कितने अमाउंट का बिल करेगा वो बताओ मेरे को, तो टोटल अमाउंट कॉस्ट प्लस उसका सर्विस चार्ज मिला के बेसिक अमाउंट बताओ खाली, कॉस्ट प्लस सर्विस चार्ज बेसिक अमाउंट बताओ कितना होगा। विदाउट जीएसटी बताओ। 23,000, 25,000, ओके। 23,500 दोनों का टोटल किया बेसिक्स का, ओके। तो देखो अभी गैरेज वाले को गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया, लिसन एवरीवन। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, आप लोग क्या करो, लमसम बिलिंग करो। क्या करने का? लमसम बिलिंग। अब लमसम बिलिंग जब होगा, ओके, तब बिल बनेगा 23,500 का, और इस पे जीएसटी आएगा 18%, क्योंकि ये सर्विस है उसका। उसका मेन काम क्या था? सर्विस। उस सर्विस को देने के लिए सब गुड्स यूज हुआ। तो कितना जीएसटी आएगा भरने को? 4,4230, ओके। ये समझ में आया? ओके। अब यहां पर इस गैरेज वाले का लायबिलिटी, ओके, इस गैरेज वाले का लायबिलिटी कितना रहेगा देखो, 4,230। इसके पास आईटीसी कितने का है वो मेरे को बता सकते हैं क्या? ओके, ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल किया है, ये रहा, इसमें से निकाल के दो फटाफट। आईटीसी कितना होगा, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये पूरा इंजन ऑयल तक। देखो गैरेज वाला जो है ना, गैरेज वाला, वो ये 5 प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ये उसका आईटीसी जमा होएगा। ओके, मल्टीप्लाई करो, कैलसी उठाओ सब लोग, एबेकस वाले हो क्या तुम लोग? 5440, हाँ वही है, किया। ओके, जल्दी करो। ओके, देखो 5440 इज आईटीसी, तो इसको जीएसटी कितना भरने आएगा? कितना भरने आएगा एवरीवन? जीरो, कुछ भी भरने नहीं आएगा इसको, ठीक है। लेकिन बैलेंस कितना बचेगा? माइनस का 1,1,2,1,0, ओके। समझा क्या फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है उसको, सिंपल, जितना उसका परचेस का कॉस्ट हुआ एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्लस उसका सर्विस चार्ज ऐड करके उसको बिल बनाने का, उस पर जीएसटी भरने आएगा। सबको यहां तक समझा? ओके। अभी ऑप्शन नंबर टू, ओके। ऑप्शन नंबर टू में गवर्नमेंट क्या बोलता है, जितना भी आप लोगों ने कॉस्ट इनकर किया ना, ओके, वो तो आप सामने वाले को चार्ज करो, ओके, गुड्स वाइज चार्ज करना लेकिन इस बार, ओके। टायर, क्लच, ब्रेक, सॉरी, ये ब्रेक, ओके। और क्या था? मिरर और इंजन ऑयल। वैल्यू से याद है क्या किसी को? 15,000, इसको याद करो और फटाफट बोल। 2, 3, 5 और 1, ओके, ओके। 1,500 था, कितना था? 1,000, ओके। जीएसटी का रेट्स बोलो। 28, 18, 18, 12, 28, 28, 18, 18, 18, ओके, 28, ओके। ठीक है, ये तो उसको चार्ज करना ही है, ओके, ये इसका परचेस कॉस्ट है, ये तो चार्ज करेगा अपने को, साथ में सर्विस चार्जेस भी चार्ज करेगा। कितना था वो? 2,000, उस पे जीएसटी 18%। अब मेरे को बताओ उसका लायबिलिटी कितना आएगा? अब इसका जीएसटी लायबिलिटी कितना आएगा? 5,800, ओके। और आईटीसी वो तो सेम ही था, कितना? 5,440। तो इस बार उसको जीएसटी भरने को आएगा, 360 भरने को आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट?
ओके, कौन सा ऑप्शन बेटर है? कौन सा ऑप्शन बेटर है? तुम लोग के सामने दोनों ऑप्शन रख रहा हूँ. विच ऑप्शन इज बेटर एवरीवन? कौन सा ऑप्शन बेटर है? सेकंड? फर्स्ट? ओके. सेकंड वाला कोई है? ओके. चलो, फर्स्ट ऑप्शन किसको बेटर लग रहा है? अरे इतना. ओके, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन? दो ही जन, तीन, चार, पांच. ओके, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो सोचो थोड़ा, एकदम सिंपल सामने कुछ दिया है तुम लोग के. लायबिलिटी आईटीसी, लायबिलिटी आईटीसी. कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है? एकदम सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन. ओके, तो लास्ट कॉल. फर्स्ट ऑप्शन किसको बेटर लग रहा है? अरे, धीरे कम हो रहे हैं. ओके, ठीक है. सेकंड ऑप्शन? कांट से. कांट से वाले कौन है बहुत लोग हैं. हाँ बोलो, कौन सा ऑप्शन बेटर है? फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट वाले है तो फर्स्ट ऑप्शन. ओके, आंसर इज सेकंड ऑप्शन. चलो सुनो अभी. अब देखो. अभी फर्स्ट ऑप्शन में, सुनो सुनो, फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को कस्टमर से कितना रुपया मिलेगा? अमाउंट कस्टमर से कितना रुपया मिलेगा इंक्लूडिंग जीएसटी? इंक्लूडिंग जीएसटी, बेसिक प्लस जीएसटी कितना रुपया मिलेगा? 27730. ओके, और हम लोग को अपने सप्लायर को कितना देना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी? इसका टोटल कितना था? 21500 था. ओके. हाँ, कितना देना पड़ेगा? 26940. ओके. तो ये कैसे आया देखो. 21500 प्लस 5440. सबको समझ में आया? अभी इसके हाथ में कितना कैश दिखेगा? कमा, कितना दिखेगा? 790 कैश हाथ में दिखेगा. बरोबर है. अब मेरे को बताओ, इसने लॉजिकली प्रॉफिट कितना कमाया था? 23500 का कॉस्ट था, और 25500, सॉरी 21500 का कॉस्ट था, 23500 का बिलिंग था जीएसटी हटा के. तो इसका मेन इनकम क्या है? सर्विस चार्जेस. इसने कितना प्रॉफिट कमाया है? 2000. अब ये 2000 का प्रॉफिट कमाने के बाद भी इसको 2000 अगर हाथ में नहीं दिखेगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा ना. इसने 2000 रुपया कमाया था ना, पर फिर भी इसके हाथ में 2000 रुपया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? बाकी का पैसा किधर गया? देखो, इसके हाथ में कितना पैसा बचा? 790. लेकिन इसने कमाया कितना था? 2000. मतलब 2000 कमा के भी मेरे हाथ में 790 बच रहा है. तो बाकी का पैसा किधर गया? बैलेंस पड़ा हुआ है, और ये गवर्नमेंट वापस नहीं देने वाली. ये गवर्नमेंट यूज करने को देगी अपने को. ओके, लेकिन वापस नहीं देगी. अगली बार लायबिलिटी आएगा तो वापरना, ऐसा बोलती है. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, अब सेकंड ऑप्शन. कितना कस्टमर से मिलेगा? जल्दी बोलो, कितना कस्टमर से मिलेगा? 29300. ओके. अभी हम लोग के हाथ में कितना बचेगा? हाँ, 2360 बचेगा. ओके, अभी 2360 में से 360 तो जीएसटी में चले जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी आई है ना अपनी. तो यहाँ पर 2000 हाथ में बचेगा. मतलब जितना प्रॉफिट कमाया उतना पूरा हाथ में बच रहा है. देखो, हम लोग को जितना पैसा मिला और जितना पैसा दिया उसका डिफरेंस इज 2360. तो हमारे हाथ में 2360 पैसा बचेगा. उसमें से पहले जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि 360 रुपीज लायबिलिटी भी आई थी. आ रहा है समझ में? ओके, तो अपने हाथ में कैश कितना बचेगा?
2000, मतलब जितना प्रॉफिट कमा रहे उतना तो हाथ में दिखेगा. सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर. सबको समझा गया? फर्स्ट ऑप्शन कैन बी बेटर, लेकिन कब? जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा. ओके, प्रॉफिट मार्जिन इधर कम रखा है पर्पसली टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ सर्कुलर. सर्कुलर का लॉजिक समझ में आया? तो सर्कुलर ने क्या बताया, अगर आप लमसम चार्ज करेंगे तो जीएसटी का रेट कौन सा लेने का? 18%. और अगर अलग अलग चार्ज करेंगे तो गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट और सर्विस चार्जेस के ऊपर सर्विस का 18%. सबको समझा यहां तक? पहला सर्कुलर क्लियर? लो, कोई डाउट पूछो. सबको समझा सेकंड ऑप्शन क्यों बेटर दिख रहा है? बोलो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट सर्कुलर. प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और विजिटिंग कार्ड और एनवलप. अब देखो, समझो कोई ऑथर ने ओके बुक पब्लिश किया. ओके, ऑथर ने बुक पब्लिश किया. ओके, इसने बुक का कॉपीराइट्स ओके पब्लिशर को दिया. किसको दिया हुआ है? पब्लिशर को दिया. और पब्लिशर क्या करवाता है? ये बुक्स को प्रिंटिंग करवाता है. क्या करवाता है? प्रिंटिंग. मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस में पीडीएफ भेजता है. और प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा क्या करता है? वो खुद का पेपर यूज करता है. ओके, ही यूजेस हिज ओन पेपर. एंड ये खुद का पेपर यूज करके क्या करेगा? कम ऑन, कंटेंट को प्रिंट करेगा. एवरीवन क्लियर? अभी जो कंटेंट प्रिंट करके बुक रेडी होगा, ओके, और ये बुक किसको जाएगा? बोलो जल्दी. ऑथर को नहीं जाएगा. ये किसको जाएगा? पब्लिशर को जाएगा. पब्लिशर बेचेगा कस्टमर को. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर क्या हो रहा है? ओन पेपर लगाया. प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? खुद का पेपर्स को यूज किया और क्या बनाया? बुक बनाया. और बुक किसको दिया? पब्लिशर को. ओके, टैक्समैन मालूम है? टैक्समैन सुना है? नहीं सुना? टैक्समैन सुना है? टैक्समैन. ओके, रिलायबल सुना है? रिलायबल. क्या सुनते हो तुम लोग? कौन सा? रवि? नवनीत? नवनीत भी पब्लिकेशन है. नवनीत पब्लिकेशन, ये तो सुना रहेगा. ओके, अभी ये लोग क्या करते हैं ना, ऑथर से कॉपीराइट लेते हैं और बुक छपाते हैं. नाउ क्वेश्चन हियर इज, जो प्रिंटिंग प्रेस बुक छाप के दे रहा है, ओके, वेदर इट वुड बी ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विस. ओके, प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? प्रिंटिंग ऑफ बुक. वेदर इट शुड बी गुड्स और सर्विस, ये हम लोग का डिस्कशन है. बोलो क्या लग रहा है? क्या होना चाहिए सोचो? प्रिंटिंग ऑफ बुक, वेदर इट शुड बी गुड्स और सर्विस. खाली लॉजिक लगा के थोड़ा ट्राई करो. सर्विस. ओके, क्यों सर्विस? ओके, द आंसर इज सर्विस. ओके, उसका लॉजिक क्या समझते हैं? समझो आप लोग को खाली पेपर अगर मैंने दे दिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, खाली पेपर, कुछ वैल्यू रहेगा क्या उसका? नहीं. तो यहां पर खाली पेपर के ऊपर कंटेंट आने पर वैल्यू बन रहा है उसका. मतलब प्रिंटिंग मटेरियल के हिसाब से उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है. बुक का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर कंटेंट अच्छा होगा. एंड कंटेंट इज इंटेंजिबल. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट?
अगर समझो कोई नए ऑथर ने बुक लिखा है तो उसका वैल्यू जो रहेगा बहुत कम रहेगा, लेकिन जूने ऑथर ने अगर लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। पर पेपर तो सेम ही यूज होएगा दोनों में, तो एक का वैल्यू ज्यादा एक का वैल्यू कम, ऐसा क्यों? क्योंकि कंटेंट अलग है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर इज कंटेंट। तो कंटेंट की वजह से यहां पर वैल्यू डिफर कर रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, वैल्यू ऑफ बुक इज डिराइव्ड फ्रॉम कंटेंट। सबको क्लियर है पॉइंट? देयर फॉर इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ में? ओके। अभी समझो क्लासेस ने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, नीचे दुकान है मालूम, एक प्रिंटिंग स्टेशनरी का। ओके, तो ये क्लासेस ने क्या किया, इन लोग को एक विजिटिंग कार्ड बना के दिया है, डिजाइन बना के दिया है। अभी विजिटिंग कार्ड ये लोग छाप के दे रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले। ओके, विजिटिंग कार्ड। बोलो, इसको क्या मानेंगे? गुड्स की सर्विस? इसको क्या मानना चाहिए? बोलो। ओके, क्या मानना चाहिए? ओके, किसको किसको लग रहा है गुड्स? तीन जन को गुड्स लग रहा है, तो बाकी लोग को सर्विस। यस और नो? अरे, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्यों तुम लोग करें? हाँ, क्या लग रहा है? सर्विस। ओके, हाँ आगे। सर्विस, गुड्स। चलो फाइनली किसको गुड्स लग रहा है? ओके, चार लोग को लग रहा है आंसर इज गुड्स। देखो अभी इसका लॉजिक है। अभी कार्ड के ऊपर ना जो कंटेंट है, ओके, पहली बात तो कोई कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है। ओके, ये गूगल पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ओके, क्लासेस का नाम रहेगा उसके ऊपर। ओके, क्लासेस में कौन से लेवल पे सिखाते हैं, सीए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ओके, और सब्जेक्ट्स वो तो ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी यहाँ पर हम लोग किसी को कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो कार्ड का वैल्यू जो है ना, ओके, वो पेपर के हिसाब से डिराइव होता है। देखो अभी वो जो दुकान वाला है ना, वो अपने को पहले पूछता है, क्या पूछता है कि कौन सा कार्ड वापरू, महंगा वाला कि सस्ता वाला। मतलब यहां पर वैल्यू क्या डिराइव कर रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो वैल्यू डिराइव कर रहा है। अगर हम लोग उसको बोलेंगे सस्ता पेपर वापरो, सस्ता कार्डबोर्ड वापरो, तो एकदम ऐसा बोलते ना पेपर जैसा विजिटिंग कार्ड बना के देगा, फिर लोगों को इतना अपीलिंग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोगों ने उसको बोला कि अच्छा माल वापरना। मतलब यहां पर जो वैल्यू का चेंज हो रहा है, वो कार्ड पे जो लिखा है उसके हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल के हिसाब से चेंज हो रहा है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो ये विजिटिंग कार्ड है ना, इसको क्या मानने का हम लोग? गुड्स। क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर इज मटेरियल यूज्ड। सबको समझ में आया पॉइंट? क्लियर है यहां तक? चलो, और एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को अभी राइट आंसर करने का। प्रिंटिंग ऑफ मैरिज इनविटेशन कार्ड। प्रिंटिंग ऑफ मैरिज इनविटेशन कार्ड। बोलो। नहीं, दोनों नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। या तो गुड्स या तो सर्विस। चलो, कितने लोग को सर्विस लग रहा है? कितने लोगों को गुड्स लग रहा है? चलो, हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो लोग। क्या लग रहा है? अच्छा, हाथ ऊपर है। ओके, ठीक है, आंसर इज गुड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट से ज्यादा, ओके, मटेरियल मैटर कर रहा है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट सर्कुलर।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। भाई मान के चलो कि कोई पर्सन है, उसने डोनेशन दिया। ओके, टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? ओके, ये पर्सन का फोटो लगाता है। ओके, उसके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिना हार का। ओके, तो यहाँ पर एक फोटो लगाएगा उसका कि भाई इसने पैसा दिया, इसने। ओके, और इसका नाम इधर लिखते हैं लोग, डोनेटेड बाय मिस्टर सो एंड सो। ओके, अमाउंट भी लिखते कभी कभी, या तो कभी कभी अमाउंट नहीं भी लिखते, क्योंकि मतलब पर्सन बोलेगा कि अमाउंट मत लिखना, या तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि अमाउंट लिखो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इतना डोनेशन मैंने दिया। ओके, बड़ा बनने के लिए कभी कभी। तो यहाँ पर डोनेशन वगैरह का अमाउंट भी लिख सकते हैं लोग। ओके, अब देखो, क्वेश्चन हियर इज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पैसा मिल रहा है, समझो 1 लाख रुपीज मिला। अभी नॉर्मली जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करता है? सप्लायर। और सप्लायर मतलब कौन? जिसको पैसा मिला रहेगा। ओके, अभी पैसा किसको मिल रहा है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पैसा मिला, तो इन लोग को जीएसटी भरना चाहिए नॉर्मली। लेकिन यहां पर इन लोग को जो 1 लाख रुपया मिल रहा है, उसके सामने ये लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। देखो, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या था? समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर पैसा मुझको आ रहा है तो मुझे भी कुछ प्रोवाइड करना है। अब यहां पर पैसा चैरिटेबल एंटिटी को मिला, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, खाली एज अ ग्रेटिट्यूड क्या लगा रहा है? फोटो। समझ में आ रहा है पॉइंट? देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। मतलब ये जो 1 लाख रुपीज है, ओके, इट इज नॉट कंसिडरेशन। इसको सप्लाई कब नहीं मानेंगे? पहला पॉइंट, जब ये जो अमाउंट रहेगा ये गिफ्ट या तो डोनेशन के नेचर में होगा। ओके, दूसरा, द पर्पस शुड बी फिलांट्रोफिक। पर्पस क्या होना चाहिए? फिलांट्रोफिक, मतलब नो कमर्शियल गेन, मतलब हम लोग को कोई इच्छा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करे किसी का। ओके, एंड ये पैसा किसको मिलना चाहिए? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। सबको समझा पॉइंट? ओके, इन इफ ऑल दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। लेकिन मान के चलो कि ये जो पर्सन है, उसने बोला कि जब मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा, तो मेरे फैक्ट्री का नाम लिखने का उधर, मेरे फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में लिखने का, और मेरी वेबसाइट पे मेंशन करना। क्योंकि उसने क्या क्या मेंशन करा है? उसका नाम, फैक्ट्री का नाम, और प्रोडक्ट्स एंड वेबसाइट भी। अभी गवर्नमेंट बोलता है अभी चैरिटेबल एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, रीजन, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर खाली पैसा आने पर नाम नहीं रिवील हुआ, फैक्ट्री, उसका बिजनेस, वेबसाइट, वो भी रिवील हुआ। देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो दो केसेस है, क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन में तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है वेदर वो पैसा मिलने से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो फिर सप्लाई, अगर नहीं हो रहा है तो नॉट अ सप्लाई। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट सर्कुलर। कैश कॉल्स बाय जॉइंट वेंचर। ओके, समझो कि एक को वेंचरर है। ओके, यहां पर दूसरा को वेंचरर, एंड इन लोग दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया, मारुति सुजुकी एंड मारुति सुजुकी। सुना है कभी मारुति सुजुकी? ओके, इट इज अ जॉइंट वेंचर। ओके, तो यहां पर क्या हो गया? इन लोगों ने कुछ पैसा जमा किया, समझो 10 लाख रुपया जमा किया। किधर? जॉइंट वेंचर में। ओके, दूसरा को वेंचर ने भी जमा किया 10 लाख रुपए। नाउ क्वेश्चन ओवर हियर इज, जॉइंट वेंचर को जो 20 लाख रुपया मिला, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताने का।
ओके, जॉइंट वेंचर के हाथ में 20 लाख रुपया मिला। ओके, को वेंचरर ने दिया, दूसरे को वेंचर ने दिया, 20 लाख रुपया मिला। वेदर जीएसटी शुड अप्लाई ऑन 20 lakhs इन द हैंड्स ऑफ जॉइंट वेंचर और नॉट? क्या लग रहा है? ओके, नो जीएसटी एप्लीकेबल। क्यों नो जीएसटी एप्लीकेबल? बिकॉज इन लोग को पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पैसा, मनी मिल रहा है। उसके सामने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है लोगों ने। समझ में आया पॉइंट? तो दिस इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कैश कॉल्स इज एज गुड एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो गवर्नमेंट बोलता है ट्रांजेक्शन इन मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। सबको समझा पॉइंट? देयरफॉर नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। एवरीवन क्लियर? ओके। अगर मान के चलो ये को वेंचरर ने ओके जॉइंट वेंचर में समझो कोई असेट दिया। क्या दिया? असेट दिया। ओके, भाड़े पर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि जॉइंट वेंचर का पीरियड खत्म हो जाएगा या इन लोग का काम खत्म हो जाएगा तो ये असेट वापस भी ले लेगा। तो ये असेट को इसने कैसे दिया? भाड़े पर दिया, रेंट पे दिया। पैसा नहीं दिया लेकिन असेट दिया। ये ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे? गुड्स की सर्विस या फिर सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसको? इसको सप्लाई मानेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसको क्यों सप्लाई मानेंगे? क्योंकि यहां पर मनी नहीं दिया है। ओके, यहां पर असेट को यूज करने दिया है। देयरफॉर इट इज रेंटल इनकम, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। सबको समझाया पॉइंट? क्लियर है एवरीवन? ओके, आज के लिए इतना ही। नोटबुक ओपन करो।